हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कलरफुल बिहारी मिनट पे। आज हम लोग वीडियोटेरिया करंट अफेयर की तीसरी सीरीज करेंगे। इससे पहले मैंने 2 सीरीज अपलोड कर दिया है और ये तीसरा भाग है। आप लोग देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। वीडियोटेरिया करंट अफेयर की तीसरी सीरीज है आज। चलिए आज हम पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 29 जनवरी 2021 को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 संसद में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और इसका थीम क्या था? सेविंग लाइफ्स एंड लाइवहुड्स था, जीवन और आजीविका की सुरक्षा था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य आर्थिक सलाहकार था कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम थे। इनके मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग वाणिज्य प्रभार द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वर्ष 2021 में इसे 3 दिन पहले पेश किया गया था। ये भी पूछेगा जो आर्थिक सर्वेक्षण बजट से कितने दिन पहले 2021 में पेश किया गया, तो 3 दिन पहले, याद रखिएगा आप लोग। 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था। पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में किया गया था। ठीक है, और 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। ठीक है, इस सर्वेक्षण के अनुसार कोविड से भारत की अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद भी सेफ्ट रिकवरी देखी जा रही है। ठीक है, और भारत के जीडीपी और जीवीए का अनुमान हम लोग देखते हैं 2019-20 में कितना था, और रियल जीडीपी +4.2% था 2019-20 में, और 2020-21 में -7.7% चला गया कोविड-19 के कारण। ठीक है, और 2021-22 में इसकी बढ़ोतरी देखी गई है और 11% की लगभग बढ़ोतरी है। और जीवीए जो है इसका जो 19-20 में +3.9 था और 2020-21 में -7.2% चला गया है, और 2021-22 का भी आंकड़ा नहीं आया है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। वित्त वर्ष 2021-22 में नॉर्मल जीडीपी कितना बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, तो +15.4%। ये 2021-20 में जीडीपी का बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है 15.4%। ठीक है, याद रख लीजिए आप लोग। 31 मई 2021 को जारी एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -7.3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, सॉरी सही, पहली तिमाही में -24.4% मैंने कि इसकी बढ़ोतरी देखी गई थी, और दूसरी तिमाही में -7.4% और तीसरी तिमाही में +0.5% था। कहने का मतलब है हर तीसरे मंथ में इसकी जो बढ़ोतरी देखी गई थी, पहली तिमाही को जो था -24.4% था, और दूसरी तिमाही में -7.4% था, और तीसरी तिमाही में इसकी प्लस रेटिंग आ गई और +0.5% हो गई। ठीक है, और चौथी तिमाही में +1.6% की वृद्धि हुई, और इसी तरह अब वृद्धि बढ़ते जा रही है। और अभी तक भारत में कितनी बार नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है, तो 4 बार रही है नेगेटिव ग्रोथ रेट। 1965-66 में, जब 1962 में भारत चीन की लड़ाई हुई, और 1965 में पाकिस्तान की लड़ाई हुई, इस क्रम में हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट कम गया था। और 1971-72 में अकाल के कारण इसमें जीडीपी गिर गई थी 1971-72 में, और 79-80 में ये योजना अवकाश रहा था। ठीक है, इसके कारण इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई थी, और 2020-21 में कोविड-19 के कारण जो हमारे नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िएगा, ये सब क्वेश्चन आता है कि कितनी बार नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ है, तो 4 बार हुआ है। 1965-66 किस कारण हुआ ये भी ध्यान लीजिएगा। ठीक ना, और 71-72 और 79 और 80 और 2020-21। ठीक है, ध्यान लीजिएगा। वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन सा देश था, तो चीन था, जिसने $77.7 बिलियन इसका व्यापारिक मारा था इसने ना। और दूसरे स्थान में अमेरिका रहा, जो $75.9 बिलियन था इसका व्यापारिक पार्टनरशिप। ठीक है, और जून 2020 में भारत में ट्रेड सरप्लस देखा गया है, और 13 साल बाद ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव सबसे ज़्यादा किस देश के साथ हुई है, तो अमेरिका और बांग्लादेश के साथ हुआ है। अमेरिका पहले स्थान पर है जिसकी ट्रेड पॉजिटिव भारत के साथ है, और दूसरे स्थान में बांग्लादेश है। ठीक है, और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा आयात भारत के किस देश से करता है, तो चीन से। पहला स्थान पर चीन आता है, दूसरे अमेरिका, तीसरा यूएई है, और चौथा हांगकांग है। और सबसे ज़्यादा आयात भारत किस देश के साथ करता है, ये 4 क्रम में है, चीन, अमेरिका, यूएई और हांगकांग है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा निर्यात भारत किस देश से करता है, तो अमेरिका, चीन, यूएई और हांगकांग है। दोनों ही सेम है, लेकिन हल्का सा फर्स्ट और सेकेंड दोनों चेंज है, याद रख लीजिएगा। ठीक ना,
उसमें अगर आयात में अगर चीन आगे है तो निर्यात में अमेरिका आगे है भारत के साथ, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है? तो सेवा क्षेत्र से आया है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आया है, ठीक है। सेवा क्षेत्र से ही सबसे अधिक जीएसटी भारत को आता है और इनकम सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। और अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत के किस देश से आया है? तो सिंगापुर से आया है और दूसरा स्थान पर अमेरिका है। और भारत ने एफडीआई के क्षेत्र में 100% कर दिया है, आप देख लीजिएगा। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है? तो गुजरात में आया है, स्वाभाविक है, औद्योगिक क्षेत्र है गुजरात, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली वस्तु है पेट्रोलियम, क्रूड, पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, टेलीकॉम उपकरण, ठीक है, और कोयला है। ये सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली वस्तु है, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तु है वो पेट्रोलियम उत्पाद है, औषधि है, फॉर्मुलेशन है, मोती एवं बहुमूल्य पत्थर है, लोहा एवं इस्पात है और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एवं उपकरण है, ठीक है। अब देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा आयात वस्तु कौन सी है और सबसे ज़्यादा निर्यात वस्तु कौन सी है। दुनिया में सर्वाधिक फॉरेक्स रिजर्व किस देश के पास है? तो चीन के पास है। फॉरेक्स रिजर्व कहने का फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा किसके पास में है? तो चीन के पास में है। और भारत इस मामले में चौथे स्थान पर है, ठीक है। और इस समीक्षा के अनुसार भारत दिसंबर 2020 में विदेशी मुद्रा भंडार अगले कितने महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है? तो 18 महीने तक है, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों में ग्रोथ रेट कितना है भारत का, देखते हैं हम लोग। और कृषि के क्षेत्र में 3.4% ग्रोथ रेट है, औद्योगिक क्षेत्र में -9.6% है। सोचिए, औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग माइनस में जा चुके हैं, 9.6%। और सेवा क्षेत्र में तो और ही गिर चुके हैं, -8.8% है सर्विस लाइन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूर्व के 29 श्रम कानूनों को मिलाकर अब केवल 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, ठीक है। 29 जहाँ श्रम कानून थे उसको हटा दिया गया और 4 लेबर कोड बनाए गए हैं। जीवीए में हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र का 54% है, औद्योगिक क्षेत्र का 26% है और कृषि क्षेत्र का 20% है, ठीक है। और जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है सेवा क्षेत्र का, उसके बाद है उद्योग का, तीसरे स्थान पर कृषि क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, उसके बाद सेवा क्षेत्र, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार WHO ने कोविड के पेंडेमिक कब घोषित किया गया था? तो 11 मार्च 2020 को, ठीक है। 11 मार्च 2020 को WHO ने पेंडेमिक घोषित किया था कोविड-19 को, ठीक है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितने करोड़ लोगों को फूड ग्रेन्स दिया गया है? तो 80.96 करोड़, ठीक है। और 2019-20 में जीडीपी का कितना % खर्च हुआ है? तो देखिए, स्वास्थ्य पर 1.5% जीडीपी का खर्च हुआ है और शिक्षा पर 3.5% खर्च हुआ है, ठीक है। चलिए हम अलग पढ़ते हैं आगे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार एमएससी की नई परिभाषा क्या है? जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम 3 तरह के आर्थिक सर्वेक्षण बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग 3 तरह के पढ़ेंगे। जो माइक्रो बिजनेसमैन है, जो छोटे स्तर के बिजनेसमैन है, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्न 5 करोड़ का कम है, ठीक है, ये एक माइक्रो में आते हैं। और स्मॉल आते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से और 10 करोड़ के बीच में है, वो स्मॉल मीडियम प्राइस में आते हैं, एमएससी में आते हैं, ठीक है। और इनका जो है 1 करोड़ से और 10 करोड़ के बीच में है टर्नओवर, और 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच रहता है, ठीक है। और मीडियम जो है, जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच और टर्नओवर 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच है, ठीक है। जो इन्वेस्ट करते हैं 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में और टर्नओवर प्राप्त करते हैं 50 से 100 करोड़ के बीच में, वो मीडियम में आते हैं। याद रखिएगा, पूछता है ये कभी क्वेश्चन है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एमएससी में किस स्टैंडर्ड के इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और पूरे विश्व में सेवा क्षेत्र के निर्यात में भारत हिस्सेदारी है 3.5%। पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना % प्रवासी भारत में निवास करती है? तो 3.6%। प्रवासी पूछ रहा है, इन्हें की जनसंख्या आप समझिएगा, ठीक ना। और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? तो भारत के हैं।
और भारत से सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो सबसे स्थान पर पहले स्थान पर यूएई है, दूसरा यूएसए है और तीसरा सऊदी अरब में है। लोग काम करने के वर्क ऑफ अदर स्टेट फॉरेन में यूए में पहला पसंद करते हैं जाने का, और दूसरा स्थान यूएसए है, तीसरा सऊदी अरब है, देख लीजिएगा। और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो अमेरिका में जाते हैं 18% लोग, और दूसरा स्थान में जर्मनी है और तीसरा स्थान में सऊदी अरब है। यहाँ लोग निवास करना पसंद करते हैं, ठीक है। और विश्व पर्यटक भारत में सबसे ज़्यादा किस देश के आते हैं? तो बांग्लादेश के आते हैं सबसे ज़्यादा पर्यटक, उसके बाद यूएसए के आते हैं, उसके बाद यूके के आते हैं, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन, सबसे लास्ट में ब्रिटेन है, ठीक ना। पहला स्थान पर बांग्लादेश ही है। विदेशी पर्यटक किस राज्य में सबसे ज़्यादा जाते हैं? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जाते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और पूरे भारत के पर्यटक किस राज्य में सबसे ज़्यादा घूमने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जाते हैं। ये हमारे भारत से रिलेटेड है, अदर कंट्री का नहीं है, पूरे भारत के पर्यटक से पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस में जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जाते हैं, क्योंकि यहाँ अधिक पर्यटन स्थल है। और उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने साल बाद आई है? तो 34 साल बाद आई है। इससे पहले 1986 में आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब 2021 में आई है, ठीक है। ये 34 साल बाद आई है। और भारत का लिटरेसी रेट कितना है? 77.7% है। और फीमेल लेबर फोर्स 2018-19 में बढ़कर 18.6% हो गई है, ठीक है। हर घर तक स्वच्छ पीने योग्य पानी पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक है, ठीक है। और वह राज्य जो जीडीपी में सबसे आगे है, पहला स्थान पर महाराष्ट्र आता है, दूसरा तमिलनाडु है और तीसरा उत्तर प्रदेश है, जो जीडीपी में सबसे आगे है। और महाराष्ट्र का कारण है कि 100% की 30% देश की जीडीपी का जो इनकम है वो महाराष्ट्र मुंबई से आता है, ठीक है। 30% सिर्फ मुंबई अकेले देता है, अगर 70% में पूरे भारत है, सोचिए तो वाजिब है जे जीडीपी में सबसे आगे महाराष्ट्र होगा ही, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति यह सबसे ज़्यादा किस शहर का है? तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे अधिक व्यक्तिगत आय सबसे ज़्यादा गोवा का है, और उसके बाद सिक्किम का है, उसके बाद दिल्ली का है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम अगर किसी का है तो बिहार का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद झारखंड है। सबसे निचले स्तर पर हर चीज़ में बिहार ही है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि नीचे स्थान पर कौन सा देश राज्य आता है, तो लोग बिना पढ़े ही मार देते हैं कि बिहार ही होगा, ठीक है। किस राज्य में गरीबी दर सबसे ज़्यादा है? तो छत्तीसगढ़ में है, 39% गरीबी दर है। और बिहार में 5वां स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर केवल राज्य में 4था स्थान पर है बिहार। सोचिए, गरीबी दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, जो 39% गरीबी है वहाँ। और बिहार जो है इसका 5वां स्थान पर आता है गरीबी स्थान में। इस मामले में बिहार ठीक है अभी। केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर केवल राज्य में 4था स्थान पर है बिहार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरे भारत की गरीबी दर कितना है? 21.9%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2020 के अंत में भारत का विदेशी कर्ज जो है 556.2 अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। विश्व का सबसे ज़्यादा ऋणग्रस्त कर्जदार देश जो है यूएसए है। सोचिए, यूएसए अमेरिका जो है इतने कर्जदार देश है, बहुत कर्ज है इस पर, ठीक है। फिर भी ये पूरे विश्व का बहुत बड़ा मसीहा बन के उभरता है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में किस नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति की चर्चा की गई है, जिन्होंने कहा था कि अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में जीवन के कम से कम नुकसान होने की रणनीति बनानी चाहिए? तो हेंसन एंड सार्जेंट ने कहा था, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में देश के किस महीने में कोविड के संक्रमण में सबसे अधिक मामले आए? तो सितंबर में आए थे, ठीक है। 2020 में सितंबर में सबसे अधिक कोविड-19 के मामले आए थे, ठीक है। अब 21 में देखते हैं आता है कि नहीं। चर्चा में रहा NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, किस समय आया था? तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है इसका समय काल है 2020-25, ये चर्चा में अभी है। NIP वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत आता है ये NIP, ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, ये वित्त विभाग के अंतर्गत आता है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत के विश्व स्तरीय उपलब्ध करवाना इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है NIP का उद्देश्य है, ठीक है। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर NIP लाया गया है? तो आतानु चक्रवर्ती पूछेगा। तो NIP जो है किस समिति के उद्देश्य से लाया गया है? तो ये लाया गया है आतानु चक्रवर्ती के रिपोर्ट पर लाया गया, ठीक है। और प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव PIL, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्शन लिक्विड PIL जो है योजना
कब लाई गई है और किस सेक्टर से है, तो देखते हैं हम लोग। ये जो है 10 सेक्टर में है, 1.4 लाख करोड़ के बजट के लिए इसको लाया गया है PIL को, ठीक ना। और इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाना, ठीक है, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाना है। और वित्त वर्ष 2021 में चालू खाता सरप्लस होने का अनुमान है। और GDP कितना प्रतिशत होगा, तो 2% होगा। कहने का मतलब है वित्त वर्ष 2021 में चालू खाता जो है वो सरप्लस हो जाएगा 2% का, ठीक ना। और GDP का कितना परसेंट होगा, 2% होगा, ठीक ना। और 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता सरप्लस होगा। हम लोग जो सेविंग अकाउंट खोलाते हैं ना, और करंट अकाउंट, वही है, करंट अकाउंट के बारे में बोल रहा है, ठीक ना। GDP का 2% होने वाला है। इस समीक्षा के अनुसार विदेश में कर GDP का 20.6 से बढ़कर सितंबर 2020 में कितना परसेंट हो गया है, तो 21.6% हो गया है, ठीक है। कर्ज के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है कि विदेशी कर्ज जो है 20.6 से बढ़ के 21.6 हो गया है 2020 में। चर्चा में रहा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई है, तो 2018 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है सबसे कमजोर तबके के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना, ठीक है। जो सबसे अधिक गरीब है उसको स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक जन भागीदारी बनाना, और इसीलिए जन आरोग्य योजना चालू किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में BNI इंडेक्स की चर्चा की गई है। इसके अनुसार 5 आयाम दिया गया है। एक स्वच्छता है, एक जल है, आवास है, सूक्ष्म पर्यावरण है एवं सुविधाएं हैं। BNI ने कितने संकेतक दिए हैं, तो 26 संकेतक दिए हैं। और BNI का फुल फॉर्म होता है बेयर इंसेंसिटिव इंडेक्स होता है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात है। और इस सूचकांक का उद्देश्य है ग्रामीण, शहरी, अखिल भारतीय स्तर पर जीवन जीने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता, जिसके 5 आयाम है, ठीक है। ये BNI का उद्देश्य ही है जो हम सूचकांक तैयार करें, इसमें जीने की कहने का मतलब है जो ग्रामीण स्तर, शहरी स्तर, अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी ढांचे को बताया गया है इस पर, ठीक ना। आर्थिक समीक्षा में 2 नए पहल विश्व सौर बैंक और एक सूर्य एक विश्व एक डिग्री की चर्चा की गई है। पहल किसके द्वारा की गई है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। कहने का मतलब है 2 अन्य पहल विश्व सौर गठबंधन का है, जिसमें है विश्व एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की चर्चा की गई है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बढ़ोतरी के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्र में क्रांति लाना है, ठीक है। और आर्थिक समीक्षण के अनुसार कृषि और सहायक कार्य में वर्ष 2020-21 के पहले अग्रिम अनुमान में स्थिर मूल्य पर GDP कितने प्रतिशत दर्ज की गई है वृद्धि, तो +3.4% दी गई है। जो स्थिर मूल्य पर है, पूछेगा जो 2020-21 में अग्रिम अनुमान के स्थिर मूल्य पर GDP जो है +3.4% है। और कृषि और सहायक क्षेत्र में हिस्सेदारी में 2019-20 में 17.8% रही है स्थिर मूल्य पर। कृषि के क्षेत्र में 17.8% रही है स्थिर मूल्य पर GDP, ठीक है। और 19-20 के दौरान मत्स्य उत्पादन सबसे अधिक कितना रही है, तो 14.16 मिलियन मैट्रिक टन रही है। मछली के उत्पादन में हम लोग बहुत आगे हैं, ठीक है। और मछली के उत्पादन में हम लोग देखते हैं भारत का स्थान विश्व में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार मछली उत्पादन भारत विश्व में दूसरा स्थान पर है, और दूध उत्पादन में पहला स्थान पर है, अंडा में तीसरा स्थान पर है, और मांस में 5वां स्थान पर है। और पहला स्थान पर मछली उत्पादन में चीन है, ठीक है। अब भारत दूसरा स्थान पर आ गया है, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब एक समीक्षा के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रतिशत कितनी है, तो 69.7% है। यहाँ लोगों की जीने की अधिकतम उम्र जो है 69.7 वर्ष बताया गया है, ठीक है। और मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी 20 रुपये बढ़ाकर 1 अप्रैल 2020 से कितनी कर दी गई है, तो 202 रुपये है, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2018-19 में बेरोजगारी दर कितना रहा है, तो 5.8% रहा है। और इस समीक्षा के अनुसार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना की गई, 74% कर दिया गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी सेना के सामान बनते हैं, आधुनिक गन बनते हैं, चाहे कि आधुनिक मिसाइल बनता है, उसमें FDI की मात्रा सीमा जो है 49 से 74 कर दिया गया है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में चर्चा में रहा है M3। ये M3 क्या है, ठीक है, ये पढ़िएगा। ब्रॉड मनी है ये। व्यापक मुद्रा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। M1 और M2 ये नैरो मनी कहा जाता है, और M3 और M4 कहा जाता है ब्रॉड मनी।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी अगर किसी में है तो M1 में होती है। भारत सरकार 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन करके आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 लाई है। ठीक है। सतत विकास का लक्ष्य है 2030 को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कितने गोल और टारगेट का काम कर रहा है, तो 17 गोल और 169 टारगेट है। कहने का मतलब है सतत विकास एक लक्ष्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया है और 2030 तक उसे पूरा करने का लक्ष्य है और इसमें 17 गोल है और 169 टारगेट्स हैं। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सतत विकास लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ने वर्ष 2030 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। पढ़ते हैं। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करने का लक्ष्य है और 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्मित करने के लिए वन एवं वृक्ष क्षेत्र को बढ़ाना लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक अपने GDP में उत्सर्जन की मात्रा को वर्ष 2003 के स्तर से 33 से 35% कम करना है। ठीक है। जो हमारा GDP में उत्सर्जन की मात्रा है वो 2003 के स्तर से 33 से हम लोग 35% तक कम करने की अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार द फ्यूचर वी वांट किस सम्मेलन में आया था, तो Rio+20। कहने का मतलब है रियो जो ब्राज़ील में पड़ता है वो G20 का सम्मेलन हुआ था, इसीलिए वहाँ Rio+20 लिखा गया है, जो फ्यूचर वी वांट सम्मेलन किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Rio+20 जो 2012 में ब्राजील में हुआ था, किससे संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। इस सर्वेक्षण के अनुसार कितने करोड़ रुपए की एक कृषि अवसंरचना निधि घोषणा की गई है मई 2020 में, तो 1 लाख करोड़ की अवसंरचना निधि घोषणा की गई है। ठीक है। मई 2020 में। इस योजना के वर्ष 2020-21 को लेकर 2029-30 तक जारी रहेगी। ये कहने का मतलब ये 10 साल का है और ये 2020-21 से 29-30 तक जारी रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य 2022 तक। ठीक है। और पेट्रोल में इथेनॉल 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 तक। और मिथेनॉल जो होता है गन्ने के रस से तैयार होता है। ठीक है। और इसे पेट्रोल में मिला के पेट्रोल की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो जिस तरह से प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण, उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया रहा है। और पेट्रोल की इथेनॉल की मात्रा 10% मिश्रित करने पड़ी है। 2022 तक कितना कर देना है, 10%, और 2030 तक ये 20% हो जाएगा। ठीक है। और धीरे धीरे इसका आंकड़ा बढ़ेगा, लक्ष्य निर्धारित होगा तो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में PLI योजना की चर्चा की गई है, PLI योजना की। ठीक है। इसे कितने सेक्टर में लागू करने की अनुमति मिली है, तो 10 सेक्टर में। ठीक है। PIL जो है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, PLI प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव है। ठीक है। ये 10 क्षेत्र में लागू करने की अनुमति पाई गई है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2020 में सरकार ने इस योजना को स्वीकृति दी थी और नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार 8 कोर उद्योग है इसके। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली का औद्योगिक उत्पादन में कितना % हिस्सा है, तो 40.27%। कहने का मतलब है 40.27% इसका जो है औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन का आंकड़ा है। ठीक है। और जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी उत्पाद का है और सबसे कम वेटेज है उर्वरक का। ठीक है। रिफाइनरी उत्पाद का सबसे अधिक वेटेज है। ठीक है। नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस सेक्टर के लिए चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत मई 2020 में की गई है, तो MSE के लिए की गई है। ठीक है। इसका उद्देश्य उत्पादन एवं राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और असामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग। ठीक है। कहने का उद्देश्य है MSME का, जो छोटे स्तर का जो जितने भी कंपनियां हैं उसको बढ़ोतरी के लिए एक उद्देश्य लाया गया है। ठीक है। चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया गया है। ठीक है। इसके तहत प्रतिस्पर्धा बनाई जाएगी कंपनियों के बीच, जो अच्छी होगी वो आगे निकल के आएगी। ठीक है। चलते आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विभिन्न क्षेत्र में और भारत के स्थान में पढ़ेंगे हम लोग। कपड़ा एवं वस्त्र उत्पादन के निर्यात में 6ठा स्थान पर है भारत और पहला स्थान पर चीन है, दूसरा जर्मनी है। रोड नेटवर्किंग की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान पर भारत है और पहला स्थान पर अमेरिका है। और कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान पर अमेरिका है, भारत है, सॉरी। भारतीय रेल 67,580 किलोमीटर रूट के साथ विश्व के तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बना है और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, ठीक है,
और भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक है, जो भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, भारतीय रेल विश्व का चौथा सबसे बड़ा मालवाहक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी पहुंच गई है? तो 276.45 मिलियन है। सितंबर 2020 का आंकड़ा है ये। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की गई है, जिसके अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन उत्पाद के साथ प्रारंभिक स्कूल में माध्यमिक स्तर तक सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना लक्ष्य रखा गया है। ओपन स्कूल प्रणाली के तहत 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में 10+2 की प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 पद्धति लाई जाएगी। ठीक है, और पहला जो है नई प्रणाली शिक्षा प्रणाली लागू करने वाला स्टेट है वो कर्नाटक है और दूसरा मध्य प्रदेश है। आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, और व्यावसायिक शिक्षा कक्षा में 6 से प्रारंभ की जाएगी और साथ में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी और कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी और टीचिंग के लिए कम से कम 4 साल की बीएड इंटीग्रेटेड डिग्री अनिवार्य कर दी जाएगी 2030 तक। ठीक है, हर स्टेट में 2030 तक बीएड की डिग्री जो है वो 4 साल करने की योजना है सरकार की। नो वन इन आउट के सिद्धांत पर सरकार के कौन सी योजना चल रही है? जल जीवन मिशन। ठीक है, और जल जीवन मिशन है बिहार की महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन मिशन हरियाली जो है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसके तहत हर घर जल जिला बनाने की है। ठीक है, हर घर जल जिला बनाने के लक्ष्य है और गोवा भारत का पहला राज्य है जहां नल से जल 100% लोगों के कनेक्शन प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चा रहा है वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व न्याय परियोजना के द्वारा। ठीक है, ये विश्व न्याय परियोजना के द्वारा क्या चालू की जाती है? वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। किस तरह सर्वेक्षण किया जाता है? ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, नवीनतम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भारत के 2 अन्य टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। श्री विलुथुपर मेघालमलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में बना है और ये भारत का 51वां है। ठीक है, इससे पहले 50 थे, ये 51 है और तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है और ये भारत का 52वां राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? 52 हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। 4+1 प्लैनेट सम्मेलन जो जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देने हेतु बनाया गया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें। जनवरी 2021 में फ्रांस द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया गया है और ये यूएनओ एवं विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था ये आयोजन। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण पर। चलिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हुआ था। चलते हैं, उद्देश्य इसका क्या है? पृथ्वी पर जैव विविधता की सुरक्षा हेतु ध्यान केंद्रित करना है और थीम क्या है? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है, इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु था कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति के महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, 2021 में इस तरह का यह चौथा सम्मेलन, यह पहला सम्मेलन 2017 में पेरिस में हुआ था और ये चौथा सम्मेलन है 2021 में। ठीक है, वर्ष 2020 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। यह रामसर स्थल जो है ईरान में पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में विस्तृत पढ़ते हैं हम लोग। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौता 1975 में प्रभावी हुआ और भारत में इसमें 1982 में शामिल हुआ। ठीक है, विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल है। जुलाई 2021 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 42 हो गई है। और ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 आर्द्रभूमियां जो है 2020 में शामिल हुई। देखते हैं हम लोग। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है, कांवड़ ताल बिहार में है और लोलार झील महाराष्ट्र में है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है। तसोकर आर्द्रभूमि परिसर लद्दाख में है और भारत का सबसे पहले रामसर साइट में शामिल होने वाली जगह है वो सुंदरबन पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है जो भारत में सम्मिलित होने रामसर में कौन सा ऐसा जगह है, तो सुंदरबन है। ठीक है, और अभी ये 5 ये पाँचों महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे अधिक यूनाइटेड किंगडम के 175 स्थल है इस सूची में शामिल किया गया है और रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग
प्रायद्वीप था जो 1974 में शामिल हुआ है। अब भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है सुंदरवन वेटलैंड जो पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल जो है सुंदरवन वेटलैंड है जो पश्चिम बंगाल में है। और भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल जो है रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। ठीक है, भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल जो हरिके बैराज है। ठीक है, ये खुद से बनाया गया है, निर्मित है ये। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तेंदुआ की गणना रिपोर्ट 2018 के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर बाघ का पढ़े थे हम लोग, अब तेंदुआ का पढ़ते हैं। 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार स्टेट ऑफ लिपियार्ड इन इंडिया 2018 का हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड। इस नाम से पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय प्रकाशित किया गया है। किस नाम से? तो स्टेट ऑफ लिपियार्ड इन इंडिया 2018। ठीक है, भारत में कुल तेंदुए की संख्या है 12,852 है। और स्टेट वाइज देखते हैं कितने किस स्टेट में तेंदुए हैं। तो मध्य प्रदेश में 3,421 है जो प्रथम स्थान पर है तेंदुआ के मामले में। और कर्नाटक जो है 1783 है, द्वितीय स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में एक और रिकॉर्ड है, बाघ सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में पाया जाता है तो मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में पहला स्थान पर तेंदुआ में भी है और 3,421 है प्रथम स्थान। दूसरे स्थान में कर्नाटक है 1783 है। और तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र है 1690 है। और तमिलनाडु जो है 868 है, चतुर्थ स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 316 है ये। ठीक है, और बिहार का 98 है। बिहार में भी तेंदुआ पाया जाता है। वाल्मीकि रिजर्व जो है वहाँ तेंदुए की संख्या पाई जाती है और कैमूर में भी पाई जाती है। ठीक है, और झारखंड में 46 है तेंदुए की संख्या। और 2014-18 के बीच तेंदुए की आबादी 60% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए है, वो 8,071 है लगभग। ठीक है, मध्य पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं। और मैंग्रोवा वनस्पति क्षेत्र के पढ़ते हैं अब कितना है। देश में कुल मैंग्रोवा जो कच्छ वन जो है वो 4,975 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ठीक है, 2017 की तुलना में मैंग्रोवा क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 54 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। और प्रथम स्थान में पश्चिम बंगाल है जो सुंदरवन मैंग्रोवा वन है वो 2,112 किलोमीटर स्क्वायर में है। और द्वितीय स्थान पर है गुजरात जो है 1,177 किलोमीटर स्क्वायर में है। और तृतीय स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो 616 किलोमीटर स्क्वायर में है। और चतुर्थ स्थान पर आंध्र प्रदेश है जो 404 किलोमीटर स्क्वायर में है। और पाँचवां स्थान पर महाराष्ट्र है जो 320 किलोमीटर प्रति किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, और कुल मैंग्रोवा वन में पश्चिम बंगाल अकेले ही 42.45% हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, ये सुंदरवन है। मैंग्रोवा वन कवर में सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि किसी राज्य में हुई है तो वो गुजरात में हुई है। 37 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है इसके गुजरात में मैंग्रोवा वन में। ठीक ना, और द्वितीय स्थान पर वृद्धि हुई है महाराष्ट्र का जो 16 किलोमीटर पर स्क्वायर है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का पढ़ेंगे हम डिटेल। ठीक है, पढ़ते हैं। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की है, जो 16वीं रिपोर्ट है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की गई है। इसके लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसर्च सेट 2 के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। FCI द्वारा 2 वर्ष के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है और पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। ठीक है, यह इस बार 2020 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग आगे। देश में वनों एवं वृक्षों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो है वो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, जो देश की कुल क्षेत्रफल का 24.56% है। ठीक है, और अनावरण क्षेत्र में कुल औद्योगिक क्षेत्रफल का 21.67% है। ठीक है, 21.167% है। ठीक है, और वनावरण क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% है। ठीक है, अगर वनावरण क्षेत्र का कुल पूछे तो 2.8% है और भौगोलिक क्षेत्र का अगर पूछे तो 21.67% है। 2017 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि हुई है 0.65% की। ठीक है, और इसकी 5,188 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर की वृद्धि हुई है जो 0.65% है।
औद्योगिक देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल का। और वनावरण में वृद्धि हुई है 3976 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर का। और वृक्षारोपण में देखिए वनावरण एक अलग हो गया और वृक्षारण अलग हो गया, वृक्षावरण, ठीक ना। वनावरण कहने का मतलब है जो खुद से विकसित हुआ है, और वृक्षारोपण जो हम लोगों ने खुद रोपा है, इसको बढ़ोतरी किया है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। और वनावरण की वृद्धि हुई है 3976 किलोमीटर स्क्वायर में, और वृक्षारोपण में वृद्धि हुई है 1212 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। और देश में कुल मैंग्रोव वन जो है 4975 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। और मैंग्रोव वन की वृद्धि हुई है 54 किलोमीटर पर स्क्वायर की, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य है कर्नाटक में जो है 1025 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है वन क्षेत्र। और आंध्र प्रदेश में 990 किलोमीटर स्क्वायर है जो वृद्धि हुआ है। इस वृद्धि का रिपोर्ट है। सबसे अधिक वृद्धि कर्नाटक में हुआ है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा केरल है। केरल में 823 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य है मध्य प्रदेश, जो 77,482 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है इनका। और अरुणाचल प्रदेश जो है 66,688 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और छत्तीसगढ़ जो है 55,611 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। और प्रतिशत में देखते हैं, अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो सबसे अधिक मिजोरम में है जो 85.41% की बढ़ोतरी के साथ टॉप पर है। और अरुणाचल प्रदेश 79.63% और मेघालय जो है 76.33%। अगर प्रतिशत में पूछे तो टॉप 3 राज्य जो है पूर्वांचल से ही रिलेटेड है। अन्य तथ्य के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। भारत में 26,286 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर आर्द्रभूमि क्षेत्र आर्द्रभूमि देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है। कहने का मतलब है जो 62,486 वर्ग किलोमीटर आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है कुल देश की भूमि का 3.83% क्षेत्र में है, विस्तृत है, ठीक है। और भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्रभूमि है, ठीक है। और भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन है, ठीक है। कार्बन का कुल स्टॉक जो है 7,142.6 मिलियन टन है। अनुमानित है कि वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला क्षेत्र लक्षद्वीप है, मिजोरम है और निकोबार है। पहला स्थान पर लक्षद्वीप है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा निकोबार है। चलिए आगे पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। वनावरण की रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। विश्व में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। विश्व की कुल वन क्षेत्र जो है 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, और जो कुल भूमि का लगभग 31% है। और वैश्विक औसत 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। और विश्व के कुल वन का 45% उष्णकटिबंधीय वन है। वर्ष 1990 और 20 के बीच 178 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्रफल नष्ट हो गए हैं, ठीक है। 1990 और 2020 के बीच में कुल 178 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष देश रूस में जो है सबसे टॉप पर है, उसके बाद ब्राज़ील है, तीसरा स्थान कनाडा है, भारत चौथे स्थान पर है वन क्षेत्र के मामले में। चलिए देखते हैं हम लोग वन क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में। तो रूस में जो है 815.3 मिलियन हेक्टेयर है जो वन क्षेत्र का 20% है। और ब्राज़ील में है 496.6% जो वन क्षेत्र का 12% है। और कनाडा जो है 346.9% है जो 9% की बढ़ोतरी हुई है, से 9% क्षेत्रफल है विश्व का। और भारत जो है 72.1% मिलियन हेक्टेयर में है जो 2% है वैश्विक वन क्षेत्र का, मात्र 2% है, ठीक है। और विश्व में भारत का स्थान वन क्षेत्र में 10वां स्थान पर है। विश्व में 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन इंडोनेशिया में पाया जाता है जो पूरे विश्व का अकेला 19% हिस्सेदारी रखता है। अब बाघ गणना रिपोर्ट 2018 देखेंगे, 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ है। और भारत में बाघों की कुल संख्या, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 हम लोग पढ़ेंगे, 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित की गई है। भारत में बाघों की कुल संख्या 2,967 है। और 2014-2018 के बीच बाघों की आबादी 33% की वृद्धि हुई है। और हमें बताया था कि तेंदुआ में और बाघ में दोनों में मध्य प्रदेश टॉप पर है। देखते हैं हम लोग इसका अब संख्या के बारे में। मध्य प्रदेश जो है 526 है, सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है जो 526 है। और कर्नाटक द्वितीय स्थान पर है 524 है, ठीक है। और उत्तराखंड तृतीय स्थान पर है जो 442 है। और ये बाघ और तेंदुआ तीनों की रिपोर्ट एक ही जैसा ही है तीनों के। अगर पूछेगा तो सबसे अधिक तेंदुआ किस स्टेट में है तो मध्य प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। और बाघ भी सेम है, दोनों का आंकड़ा सेम है,
सिर्फ आंकड़ा ये अलग है संख्या का, लेकिन अगर स्टेट वाइज पूछे तो सही सेम ही है। और उत्तर प्रदेश जो है 173 है बाघों की संख्या, और बिहार में 31 है, और सुंदरवन में कुल बाघों की संख्या 88 है, और महाराष्ट्र में 312 है, जो चतुर्थ स्थान पर आता है महाराष्ट्र आंकड़ा में। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। ये कौन से कैमरा से हुई है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा है ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण, जिससे बाघ की गणना की गई 2018 में, और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ठीक है। और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, जो देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है वो 231 है। यहाँ 231 बाघ पाए जाते हैं। ठीक है। और देश में 50 बाघ अभ्यारण्य के 3 अभ्यारण्य जो है डांफा अभ्यारण्य, बुक्सा अभ्यारण्य, पालू अभ्यारण्य में कोई बाघ ही नहीं बचा है। ठीक है। ये 3 अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य है जो सिर्फ नाम के हैं, यहाँ बाघ की संख्या नहीं है। भारत में कुल बाघ आबादी का 63% 1923 टाइगर रिजर्व रहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है भारत में कुल बाघ आबादी का 63% है। ठीक है। और 1923 है टोटल, और विश्व के कुल बाघ आबादी का 70% बाघ भारत में निवास करते हैं। ठीक है। कुल आबादी का 70% बाघ भारत में निवास करते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 पढ़ेंगे हम लोग। यह रिपोर्ट IQ एयर संस्था स्विट्जरलैंड की द्वारा जारी किया गया है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विश्व में 30 सबसे प्रदूषित शहर में भारत का स्थान 22वां है। ठीक है। और विश्व के प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। ठीक है। सबसे अधिक प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी जो है दिल्ली है, प्रथम स्थान पर आता है। और सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान जो है 10वां है। और गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, और सबसे प्रदूषित शहर में प्रथम स्थान पर रोहतान चीन है। ठीक है। सबसे प्रदूषित शहर अगर कहेंगे तो रोहतान है, रोहतान जो है चीन का है। और सबसे प्रदूषित देश में प्रथम स्थान पर बांग्लादेश है, जिसका स्थान 3रा है। ठीक है। भारत का स्थान 3रा है और बांग्लादेश का प्रथम स्थान में सबसे प्रदूषित देश के मामले में देखेंगे तो। सबसे कमजोर प्रदूषित देश है, सबसे कम प्रदूषित देश जो है प्यूर्टो रिको है। ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी टू द पॉइंट। ठीक है। चलिए वीडियो का लंबा हो रहा है काफ़ी, अब मैं इसके अगला सेशन चौथा वीडियो में डालूंगा। ठीक है।